देश भर में आज कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। अब कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन को लगवा सकता है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है या 60 साल से जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी अब वैक्सीनेशन को लगवा सकते हैं। दूसरे चरण की शुरुआत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लगवा के की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन को लगवाया और दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। गौरतलब है कि अब वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप पर भी रजिस्टर किया जा सकता है। ऐप पे सभी जानकारी को देना होगा कि आखिर किस व्यक्ति को लगवानी है, उनकी आयु कितनी है, क्या वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं। इन सभी जानकारियों को भर के आप अपने मन मुताबिक कोरोना सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि पहला चरण खत्म होने के बाद सोमवार से यानी 1 मार्च से कोरोना के दूसरे चरण की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी पीएम मोदी लगातार आमतौर पर जो काम करते हैं वो काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार बजट में कृषि क्षेत्र को जो बातें कही गई है उसको लेकर था। पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई और अपने संबोधन में इस बात को साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि का विकास करना है, किसानों का विकास करना है, तो ये वक्त है कि अब पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ आकर मिलकर काम करना है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से संबोधन दिया उससे साफ है कि आने वाले वक्त में अभी पीपीई मॉडल पर भी कृषि क्षेत्र में काफी काम होगा और बजट में भी इस बात पर जोर दिया गया है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन में विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार पूंजीपतियों का फायदा करने के लिए हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो पीएम मोदी ने अब इसी नब्ज को पकड़कर इसी पर लगातार चोट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो बयान दिया और जो आज कृषि सेक्टर को लेकर प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो बयान दिया उससे साफ है कि सरकार आने वाले वक्त में अपना जो बोझ है उसे हल्का कर सबका साथ सबका विकास के जो मूल मंत्र है उसमें प्राइवेट संस्थाओं को भी जरूर लाना चाह रही है। और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि छोटे किसानों को अगर भला करना है तो प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर ही आगे चलना होगा। मत्स्य सेक्टर को भी लेकर पीएम मोदी ने कुछ बातें कही। कुल जमा ये कि किसानों को लेकर आज जो पीएम मोदी ने बात कही उसमें प्राइवेट कंपनियों या फिर उद्योगपतियों के लिए भी काफी बड़ी बातें थी। कैमरामैन विजय नेगी के साथ रवि श्रीवास्तव, J24/7 न्यूज। एक तरफ तो देश में वैक्सीनेशन फेज 2 शुरू हो गया है और लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, लगातार बढ़ते दाम एलपीजी सिलेंडर के घर की रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं और महीने का पहला दिन था और 25 रुपये का एलपीजी गैस सिलेंडर में इजाफा कर दिया गया है, यानी गैर सब्सिडी वाला अब सिलेंडर 819 रुपये में आपको मिलेगा। अगर हम बात करें दिसंबर से लेकर अब तक तकरीबन 225 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़े हैं। पिछले महीने यानी कि फरवरी को सबसे पहले 4 फरवरी 25 रुपये, 14 फरवरी 50 रुपये, उसके बाद फिर 25 रुपये का इजाफा हुआ, यानी कि फरवरी में टोटल 100 रुपये का गैस सिलेंडर पर इजाफा हुआ और अब मार्च की पहली तारीख को 25 रुपये का फिर इजाफा हो गया, यानी कि अब सिलेंडर आपको मिलेगा 819 रुपये का। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का बजट बिगड़ता जा रहा है और उसी की तर्ज पर पेट्रोल डीजल हो या अब एलपीजी हो, इनके दाम बेलगाम होते जा रहे हैं और जिसका असर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धनंजय के साथ हैदर अली, J24/7 न्यूज़। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ आज वैक्सीनेशन हो रहा है दूसरे चरण का और वहीं दूसरी तरफ लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 15,000 से अधिक के मामले कोरोना संक्रमण के आज देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लगातार राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वहाँ पर कोरोना को लेकर लगातार सतर्कता बरतनी है और साफ तौर पर जिस तरीके से वहाँ पर सैंपल टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर कहा गया है कि लगातार सैंपल टेस्टिंग को बढ़ावा देना है और साफ तौर पर जो तमाम हिदायतें कोरोना की गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन सख्ती से करवाने के लिए लगातार
हिदायतें दी जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली जैसे प्रदेशों में जहां पर कोरोना के आंकड़े थोड़े से ज़्यादा निकले, तकरीबन दिनों में 100 आंकड़े निकलते थे, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं वो 200 के करीब निकल रहे हैं। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर आंकड़े 500 से भी ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार उन राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं और साफ तौर पर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लगातार राज्य सरकारों को कोशिश करने के लिए हिदायतें भी दी जा रही हैं। जर्नलिस्ट बीओविल के साथ केसमोहन मिश्रा, जगदम्बिका 7 न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से आसाम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रही हैं। राहुल गांधी भी सोमवार को तमिलनाडु में होंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा 1 मार्च से 2 दिन के लिए राज्य का दौरा करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की यात्रा के पहले दिन विभिन्न सहभागिता कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसके बाद वह 2 मार्च को असम के तेजपुर शहर में एक रैली को संबोधित भी करेंगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि असम के अलावा अन्य चुनावी राज्यों में भी प्रियंका गांधी वाड्रा के पार्टी के लिए प्रचार करें। JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी वादा इतनी जल्दी पूरा हो जाए ये सोचना कभी कभी हैरानकुन होता है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा मन बनाया है कि बिहार में वैक्सीन को लेकर के जो चुनाव के दौरान वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया जाए। फैसला कर लिया गया है। आज नीतीश कुमार का बर्थडे है और आज खुद उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और जनता के सामने ऐलान किया है कि जो चुनाव में वादा किया गया था मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का, वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त में जनता को वैक्सीन दी जाएगी। यानी पहला वादा बिहार सरकार का, बिहार में नीतीश कुमार का पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जमीन पर ये कितना काम करेगा देखने वाली बात होगी। कैमरामैन बल्लू कुमार के साथ रहमत करीम, JK24। आज से महाराष्ट्र में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच जो है ये बजट सत्र चलेगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से संजय राठौड़ जो वन मंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं, उनका मुद्दा जो है वो गर्मा सकता है, क्योंकि इससे पहले विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, जो कि संजय राठौड़ ने कल बजट सत्र के पहले ही अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे के पास सौंप दिया था। और अब आने वाले बजट सत्र में क्या कुछ उस पर चर्चा होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है संजय राठौड़ पर जो है आरोप प्रत्यारोप करता रहा है। आपको बता दें, बजट सत्र के दौरान 8 तारीख को बजट पेश होगा। इसमें महाराष्ट्र सरकार किसानों के लिए, कामगारों के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर के आती है, ये देखने वाली बात होगी। वही बिजली के बिल को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार जो है महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगा है। अब इस पर भी बहस महाराष्ट्र बजट के दौरान जो है वो हो सकती है। अब 1 तारीख से 10 तारीख तक चलने वाले बजट में क्या कुछ होता है, क्या हंगामे होते हैं या बजट शांतिपूर्वक होता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अयाज के साथ मैं हकीम देशमुख, JK24 न्यूज़, मुंबई। पंजाब विधानसभा का बजट सेशन आज भारी हंगामे के बाद ख़त्म हो गया। पहले दिन सुबह 11 बजे सेशन की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद पंजाब के गवर्नर VP बदनौर ने अपना अभिभाषण पढ़ा। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो सदन के अंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अकाली दल के विधायक आज सदन से बाहर रहे, क्योंकि अकाली दल की तरफ से महंगाई और तमाम चीज़ों के खिलाफ आज चंडीगढ़ के अंदर रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं सदन की कार्रवाई के चलते आज कांग्रेस के विधायकों ने भी बाहर आकर महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने गवर्नर की कोठी का घेराव करना था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। फिलहाल आज पहले दिन की कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज बाद दोपहर को जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो क्या कुछ विपक्ष मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्कूल गुलजार होने जा रहे हैं, जहां कक्षा 1 से क्लास 5th तक के स्कूल दोबारा चलेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को खोले जाने की अनुमति शासन ने भी दे दी है और सरकार ने भी। साफ तौर पे इन स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा और यही नहीं, सभी क्लासेस को सैनिटाइज भी कराया जाएगा। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी पेरेंट्स को दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी को भी ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के स्कूल दोबारा गुलजार होंगे जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। चेहरे पर मास्क लगा होना अनिवार्य है, सभी क्लासेस को सैनिटाइज कराया जाना है,
शुरुआत में सुबह जो असेंबली हुआ करती थी उस असेंबली को नियमानुसार हटा दिया गया है, साथ ही क्लास में लंच की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन देखना ये होगा, चूँकि लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोविड संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, उसको ध्यान रखते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों में संक्रमण ना फैले, इसको ध्यान रखते हुए स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन कराते हुए स्कूल दोबारा गुलजार होंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तराखंड के चमोली में गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में उत्तराखंड का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है और अगले 10 दिन तक ये बजट सत्र चलेगा। प्रदेश की जनता को इस बजट सत्र से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह त्रिवेंद्र रावत सरकार का आखिरी बजट सत्र है। 2022 में बजट के पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसको देखते हुए प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार अगले 1 साल के लिए जो बजट सदन के पटल पर रखेगी, उसमें बहुत सारे लोक लुभावन और जनहित का खाका खींचा जाएगा। हालांकि विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है, वही सत्ता पक्ष ने इसे विकास का एक सर्वोत्तम दस्तावेज बताया है। 10 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र की एक खासियत ये भी है कि उत्तराखंड के पिछले सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद यह पहला विधानसभा का वहाँ सत्र है। इसको देखते हुए लोगों को इस बजट सत्र से काफ़ी उम्मीदें हैं। कैमरामैन संचित शर्मा के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप। भारत ने श्रीलंका को रक्षा क्षेत्र में अपना सबसे अहम साझेदार बताते हुए एक बार फिर भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने की बात कही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्रीलंका के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच संबंध कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि श्रीलंका भारत की प्राथमिकता में सर्वोच्च सूची में शामिल है। श्रीलंका की वायुसेना के 70 वर्षगांठ के समारोह पर भारत अपनी नौसेना के 26 विमानों को भेजकर एक संयुक्त कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इससे पहले भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर भी माहौल तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिससे तीनों देशों ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का काम किया था। गौरतलब है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार चीन के साथ भारत को घेरने की साजिश में लगा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर कर चीन और पाकिस्तान को पटखनी देने की कोशिश कर रहा है। और इसी के फलस्वरूप श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाते हुए भारत ने श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन की डोज भी भेजी थी। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में भारत की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी का क्या असर होता है, लेकिन यह तो तय है कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध इस वक्त काफी मजबूत है और दोनों देशों के बीच ये कोशिश है कि आने वाले समय में संबंध और मजबूत हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK24/7 न्यूज।